नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता। आज जान है तो जहान है कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले अपने इस एपिसोड में सीकेडी क्या है, किडनी फेलियर कितने प्रकार का होता है, हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीकेडी, किनको सीकेडी की बीमारी होने की संभावना होती है, सीकेडी के सामान्य लक्षण क्या है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और सीकेडी के स्टेजिंग की उपयोगिता क्या है। इन सब बातों की विस्तृत चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में की थी। उस वीडियो के बाद हमसे ढेर सारे सवाल दर्शकों ने किडनी से संबंधित पूछे हैं। मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि उससे किडनी से संबंधित जो आपके सवाल हैं आज इस वीडियो में उसका जवाब दूँ। रीनल डाइट क्या है और रीनल डाइट की योजना कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात है कि नमक और प्रोटीन के अलावा आपको अपने कैलोरी पर ध्यान देना है कि आप इसकी सलाह आपको कितना कैलोरी खाना चाहिए। इसका राय आपके फिजिशियन, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या डाइटिशियन से राय आपको लेनी होगी। कैलोरी आपका कितना वेट है, ट्रू वेट है, उस पर आधारित है। आम तौर से हम लोग 20 से 25 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट रिकमेंड करते हैं। उसी हिसाब से 24 घंटे का खाना खाना चाहिए। आपका भोजन मुख्यतः शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी भोजन में घी तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और जो प्रोटीन मांसाहारी भोजन में पाए जाते हैं उसके अपेक्षा शाकाहारी भोजन में प्लांट सोर्स से जो प्रोटीन है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए किडनी के पेशेंट को सारी दुनिया में शाकाहारी पौष्टिक भोजन खाने की सलाह दी जाती है। रीनल डाइट में नमक कम होना चाहिए। 2 ग्राम से कम आपको पर डे नमक खाना चाहिए। 4 ग्राम एक छोटी चम्मच में आता है। जाड़े के समय में नमक थोड़ा बहुत आप लिबरल हो सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन चूँकि गर्मियों के टाइम में नमक पसीना में ज़्यादा निकलता है, 1-2 ग्राम नमक अगर ज़्यादा गर्मियों में खा लेते हैं तो कोई नुकसान की बात नहीं है। प्रोटीन की उचित मात्रा होनी चाहिए, 0.8 से लेकर के 1 ग्राम पर डे। माइल्ड में है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खाएं प्रोटीन, लेकिन अगर आप एडवांस स्टेज में हैं तो 0.8 ग्राम ही खाना चाहिए। और प्रोटीन में कोशिश करना चाहिए कि प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा आपके भोजन में हो। ऐसा नहीं कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खाए, बाकी दिन की वजह से आपकी प्रोटीन बैलेंस में नहीं रहेगा। प्रोटीन मुख्यतः प्लांट सोर्स से हो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे सोयाबीन की सब्ज़ी में काफ़ी प्रोटीन, लगभग 20 ग्राम % प्रोटीन होती है। सोया पनीर, जिसको टोफू के नाम से जाना जाता है, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा दूध वाले पनीर की अपेक्षा अधिक होती है। दलहन, दाल या दाल की बनी हुई चीज़ में भी प्रोटीन की मात्रा है। साबुत अनाज खाएं, दलिया खाएं, काफ़ी फ़ायदेमंद है। बाजरे की रोटी, बाजरा भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और दूध के बने सामान, मक्खन हटाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं पनीर और दही। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। मांसाहारी लोग ये चिकन और मछली अल्प मात्रा में ले सकते हैं। बॉयल्ड अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैट की बात मैंने कही, घी और डालडे का उपयोग न करें, उसकी जगह सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल या ओलिव ऑयल के बने हुए सामान अल्प मात्रा में ले सकते हैं। फल और हरी सब्जियों की बात है और सलाद की बात है तो डाइट ने, सारी दुनिया के डाइट ने ये दी है सलाह कि हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट प्रचुर मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा अनाज कम खाएं तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन हरी साग सब्जियां,
ताज़े फल जो लोकली अवेलेबल हैं वो, और यह सलाद, तीनों मिला करके आप 24 घंटे में 700-750 ग्राम तक भी खा सकते हैं। सब्जियों में ब्रोकली की सब्ज़ी खाते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। कद्दू और साग वगैरह काफ़ी अच्छी सब्जियां हैं, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। किडनी वाले पेशेंट को रीनल डाइट में पोटासियम और फास्फोरस का भी ख्याल करना पड़ता है। जिन भोजन में या सब्जियों में या फलों में पोटासियम और फास्फोरस की मात्रा है उनका उपयोग या तो कम करें या ना करें। जैसे आलू जो अच्छी साइज़ की होती है, बड़े साइज़ की आलू, टमाटर, संतरा, ब्राउन ब्रेड, चॉकलेट और रंगीन सोडा, इनमें पोटासियम या फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे बचें। आलू के बारे में है कि आलू चूँकि बहुत ही पॉपुलर सब्जी है, ज़्यादा लोग के घर में आलू के बगैर काम नहीं चलता है, तो आलू में पोटासियम कम करने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं लीचिंग। आलू को अगर आधे घंटे तक बॉयल किया जाए तो बहुत सारे पोटासियम उससे बाहर निकल जाते हैं, और बॉयल्ड करने के बाद उस आलू की अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आपके भोजन में पोटासियम की मात्रा कम होगी। नमक के बारे में जो हमने आपको बातें बताई कि नमक जो जनरल सॉल्ट है उसी को इस्तेमाल करें। नमक की जगह सेंधा नमक या लो सॉल्ट नमक आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसमें पोटासियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपके लिए हानिकारक है। डैश डाइट जो दुनिया का एक मशहूर डाइट है, इसको अमेरिका ने डिज़ाइन किया था, डाइटरी अप्रोच अगेंस्ट हाइपरटेंशन। इसमें वही चीज़ है कि इसमें हरी साग सब्जियां, फल काफ़ी मात्रा में खाएं, डेयरी प्रोडक्ट, दूध के बने सामान सीमित मात्रा में, और साबुत अनाज खाएं, तो इसको डैश डाइट कहा जाता है, और ये भी रीनल पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सीकेडी में अगला सवाल जो हमसे पूछा गया वो था कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, RRT, जिसको लोग बहुत ही मशहूर नाम से जानते हैं डायलिसिस। एक ऐसा शब्द जिसको सुन के हर आदमी को लगता है डर, और जब किसी पेशेंट को राय दी जाती है कि आपको डायलिसिस कराना है तो काफ़ी खौफ और बहुत डर का माहौल लगता है। उसको समझाने में, कन्विंस करने में डॉक्टरों को काफ़ी परेशानी होती है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तीन प्रकार के होते हैं जो सारी दुनिया में उपलब्ध है, और ये लाइफ सेविंग है। ये पहला है रीनल ट्रांसप्लांटेशन, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। मैं सबसे पहले आपके समक्ष रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कुछ आपको बतलाना चाहता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये सीवियर किडनी डिजीज़ का एक मोड ऑफ थेरेपी है। माइल्ड टू मॉडरेट केस में इसका कोई काम नहीं, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। एडवांस स्टेज में, सीवियर में, जबकि आपकी GFR 10 से कम हो गई, अगर आपका रीनल ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आपको नई ज़िंदगी मिलेगी, लाइफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराने में सफलता मिलती है। इसमें दिक्कत यह है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में डोनर लोग जल्दी तैयार नहीं होते हैं। डोनर जो पेशेंट के संबंधी लोग हैं, खून के रिश्तेदार हैं, उसमें उनके बाल बच्चे और या उनकी पत्नी भी हो सकती हैं, उसमें ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते हैं। जो लोग तैयार होते हैं उनको मैच कराने के बाद किया जाता है। लेकिन एक और दिक्कत है कि ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन हर लोग इसके एलिजिबल नहीं है। जो लोग में किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है वो हैं ओल्ड एज ग्रुप, जिनकी उम्र 65-70 साल है, उस एज ग्रुप में इसको नहीं किया जाता है। अगर उनको सीवियर हार्ट की बीमारी हो उसमें भी नहीं होता है, कैंसर की बीमारी हो उसमें भी संभव नहीं है, जिनकी आयु बहुत क्षीण हो, कम हो, उसमें भी करना बेकार है, डिमेंशिया की बीमारी हो, दिमाग सही से नहीं काम कर रहा हो, भूल जाते हो,
उसमें भी नहीं किया जाता है, या बहुत ज़्यादा मोटे हों उसमें भी ये कारगर उपाय नहीं है, या जो लोग अल्कोहल या किसी दवा के एडिक्ट हैं उसमें भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, हीमोडायलिसिस के बारे में ढेर सारे सवाल मेरे पास आए कि हीमोडायलिसिस क्यों, कैसे, किनको, ये क्या करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि हीमोडायलिसिस एक टेम्पोररी है इलाज। जब किसी मरीज को पर दवा असर नहीं करती है और डॉक्टरों को लगता है कि अब इनकी किडनी की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मात्र 10% बची हुई है, जब GFR 10% या उससे कम आता है तो हीमोडायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, ताकि मरीज की जान बच पाए और वो कुछ समय तक जिंदा रह सकें। और लोग कोशिश करते हैं, उनका सही इलाज है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। चूँकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने में काफ़ी समय लगता है, डोनर ढूंढने में, पैसे के इंतजाम बात करने में, तत्कालिक जब तक रीनल ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है तब तक के लिए जान बचाने के लिए हीमोडायलिसिस किया जाता है। इसमें पेशेंट का दूषित खून जो है, जो टॉक्सिन से भरा हुआ है, एक हीमोडायलिसिस मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है, एक एवी फिस्टुला के थ्रू, और मशीन उस खून को साफ़ करके जो अच्छे गुणवत्ता वाले चीज़ होते हैं वापस पेशेंट के शरीर में फेंकती है, और जो टॉक्सिक सामान होते हैं उसको बाहर निकाल के फेंकती है। इसको सप्ताह में 3 बार करना आवश्यक होता है, 3 से 5 घंटे लगते हैं। और जब डॉक्टर देखते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि हाइपर कैलीमिया, खून में पोटासियम की मात्रा ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम ओवरलोड इतना ज़्यादा, इतना शरीर फूल गया है कि किसी दवा से काम ही नहीं कर रहा है, एन्सेफेलोपैथी, पूरा पेशेंट होश में नहीं है, कुछ बात नहीं समझते हैं, और हार्ट में की उनकी झिल्लियाँ में इन्फ्लामेशन हो गई है, खून की बेहद कमी हो गई है, ईचिंग बहुत होता है, और GFR 10 ml से कम है, तो हीमोडायलिसिस की आवश्यकता है। इसको करने से पेशेंट की इमीडिएट जान बचती है, थोड़ी मोहलत मिलती है कि पेशेंट रीनल ट्रांसप्लांटेशन अगर चाहता है कराना तब तक यह जीवित हो। लेकिन हीमोडायलिसिस से परमानेंट इलाज नहीं है, रेडिकल इलाज नहीं होता है, इससे बीमारी ठीक नहीं होती है, सिम्टोमेटिक आराम मिलता है पेशेंट को अपना कुछ समय के लिए, जब तक वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था नहीं कर पाता है। इसीलिए जब भी डॉक्टर देते हैं सलाह, उसके लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन इसमें एक सावधानी है कि ये अचानक नहीं हो सकता है, इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जब आपका GFR, अगर डायबिटिक आप हैं 25 से नीचे आने लगे और डायबिटिक नहीं है तो 15 से नीचे आने लगे, तो हीमोडायलिसिस के लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तैयारी करनी शुरू होनी चाहिए। और जो लोग तैयार होते हैं, डॉक्टर उनके हाथ में एवी फिस्टुला एक बनवाते हैं जिसके थ्रू आसानी से डायलिसिस हो, और फिस्टुला को मैच्योर होने में 3 से 4 हफ्ता समय लगता है। इसीलिए हीमोडायलिसिस की तैयारी 1-2 महीना पहले से करना ज़्यादा अक्लमंदी है। अचानक इमरजेंसी के रूप में कर पाने में काफ़ी कठिनाई होती है। और अंत में जो आखिरी सवाल हमसे लोगों ने पूछा है वो है कि CKD से कैसे बचें, प्रिवेंशन। तो इसकी शुरुआत गर्भवती माताओं से होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो रीनल ट्यूबुल्स होते हैं उसकी संख्या हमारे किडनी में लगभग 10 लाख हर किडनी में ट्यूबुल्स होते हैं जो फिल्टर का काम करती हैं। 10 लाख एक किडनी में, 10 लाख दूसरे किडनी में। मगर हमारे हिंदुस्तान में जो गर्भवती माताएं हैं या उनके होने वाले जो शिशु हैं, वो पोषण की कमी के कारण, प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन के कारण, कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण उनकी किडनी छोटी होती है और किडनी में ट्यूब्यूल की संख्या कम होती है। किडनी में
ट्यूबवेल की संख्या भरपूर हो, उचित मात्रा में हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जब माताएं गर्भावस्था में रहती हैं उसी समय से उनके भोजन में ख्याल किया जाए, प्रोटीन, आयरन और पौष्टिक चीज़ भरपूर मात्रा में दिया जाए, ताकि उनके होने वाले नवजात शिशु स्वस्थ हों। और नवजात शिशु होने के बाद माताओं का भी ख्याल करना ज़रूरी है, और नवजात शिशु को भी पौष्टिक आहार मिले, इसका भी ख्याल करना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम होगा। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि अपना वेट नहीं बढ़ने दें, मोटापा कंट्रोल में रखें, भोजन में नियंत्रण और एक्टिव लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। और अभी हमने आपको बताया भोजन के बारे में, टेस्टी फूड उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हेल्दी डाइट आपके लिए ज़रूरी है। सब्सटेंस अब्यूज, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गुटखा का व्यसन छोड़ें, ये किडनी के लिए घातक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पानी की उचित मात्रा का इस्तेमाल करें। खास करके गर्मियों में हर घंटे कुछ न कुछ पानी पीते रहें, और कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। जहां आप काम करते हैं 1 गिलास पानी हमेशा पास में रखें, और हर घंटे में कुछ घूंट पानी पीते रहें। जब आपकी पेशाब की मात्रा थोड़ी कम महसूस हो या पेशाब का रंग ज़्यादा हो, अपना पीला, आपको समझना चाहिए कि आपको हाइड्रेशन कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन की ओर जा रहे हैं। पानी की मात्रा को बढ़ाएं। और जो लोग रेगुलर फल खाते हैं उनमें पानी की मात्रा अक्सर फल के द्वारा भी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि किडनी के नुकसान होने का पेन किलर दवाएं। कुछ लोग शौकिया, कुछ भी दर्द हुआ दवाई के दुकानदार से मांग के दर्द वाली दवा खा लेते हैं। बहुत सारी पेन किलर दवाएं, खास करके आइबुप्रोफेन वाली जो अपना दवाएं होती हैं, या ये अपना किडनी के लिए घातक हैं। तो पेन किलर की दवा बिना डॉक्टर से सोचे समझे नहीं खाना चाहिए। एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल बिना डॉक्टर से नहीं करें। काफ़ी सारी एंटीबायोटिक हैं जो किडनी को नुकसान करती हैं। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, दवा खुद खरीद के नहीं खाएं, डॉक्टरों से राय लेके लिया करें। वायरल बुखार में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको डायबिटीज़ और बीपी अगर है तो जो टारगेट मैंने बताया है उस टारगेट के अंदर 120/80 बीपी को रखें, और डायबिटीज़ को 90 to 100 फास्टिंग और 100 to 140 150 के बीच में आफ्टर मील रखें। अगर इन सब बातों का आप ख्याल करते हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल बिताते हैं, तो निस्संदेह आपकी CKD आगे नहीं बढ़ेगी, वर्सनिंग नहीं होगी, फेलियर की ओर आप नहीं जाएंगे, और डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।